डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में। भारत और श्रीलंका के संबंध ज़्यादातर मैत्रीपूर्ण रहे हैं, पर कभी कभी इन संबंधों में तनाव भी रहा है। और भारत और श्रीलंका में तनाव का एक मुख्य मुद्दा क्या रहा है? तमिल समस्या। आपको पता होगा, तमिल चाय के बागानों में काम करने वाले तमिल जो लोग हैं वो चाय के बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका में गए थे। आपको पता है, तमिल लोग भारत के तमिलनाडु के लोग हैं मूल रूप से। और जब अंग्रेजों के समय पर अंग्रेजों ने इन लोगों को चाय के बागानों में खेती करने के लिए श्रीलंका में भेजा था और ये फिर वहीं बस गए थे। और याद रखना, अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में तमिल लोग कम हैं, अल्पसंख्यक हैं। और श्रीलंका में मुस्लिम लोग भी कम हैं और तमिल लोग तो हिंदू होते हैं, यानी हिंदू भी कम हैं और मुस्लिम भी कम हैं। तो वहाँ पर कौन से धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं? श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक में हैं, इन्हीं की संख्या ज़्यादा है। और जो ये बहुसंख्यक लोग हैं ये सिंगली भाषा बोलते हैं। और जब श्रीलंका देश आज़ाद हुआ, क्योंकि आपको पता 1947 में भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। जैसे ही श्रीलंका आज़ाद हुआ तो श्रीलंका ने क्या किया, वहाँ पर बौद्धों की सरकार बनी, बहुसंख्यक लोगों की सरकार बनी, और उसने अल्पसंख्यक लोगों को कम से कम अधिकार दिए। और यहाँ से जब उनको कम से कम अधिकार दिए गए, श्रीलंका के तमिलों ने संगठन बनाकर अधिकारों की मांग करी। होगा क्या, जब श्रीलंका की सरकारों ने तमिल लोगों को जब अधिकार नहीं दिए तो तमिल लोगों ने अपने संगठन बनाकर अपनी मांग रखी। श्रीलंका की सरकार ने कोई अधिकार फिर भी इनको नहीं दिया। जब कोई भी अधिकार तमिल लोगों को नहीं मिला तो भारत सरकार को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। भारत सरकार ने तमिलों को अधिकार दिलाने के लिए श्रीलंका के साथ समझौते किए। और ये भारत सरकार ने तमिल लोगों के साथ समझौता इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत में जो तमिलनाडु की सरकार है, जो तमिलनाडु है, वहाँ पर तमिल लोग रहते हैं, और वहाँ तमिलनाडु के तमिल लोगों को श्रीलंका के इन तमिल लोगों के साथ थोड़ी अच्छी भावना वो रखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये तमिल लोग जो हैं, जो आज श्रीलंका में रहते हैं, वो तमिलनाडु से ही गए थे। और जब श्रीलंका सरकार वहाँ के तमिल लोगों के साथ भेदभाव कर रही है तो ये तमिलनाडु के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और तमिलनाडु भारत का ही पार्ट है, यानी इनडायरेक्ट वे में भारत को भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या हुआ, भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार के साथ समझौता किया। और समझौता ये था कि जो तमिल लोग हैं श्रीलंका में, जो तमिल आदमी भारत आना चाहता है वो आ सकता है, और जो तमिल आदमी श्रीलंका में ही रहना चाहता है वो श्रीलंका में भी रह सकता है, और श्रीलंका की सरकार उसको पूर्ण अधिकार देगी। हालांकि ये सिर्फ कहने की बातें साबित हुई। श्रीलंका की सरकार ने तमिल लोगों के साथ भेदभाव जारी रखा, उनको अधिकार नहीं दिए। हुआ क्या, श्रीलंका के जिस एरिया में तमिल लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं वो जाफना द्वीप पर सबसे ज़्यादा रहते हैं। श्रीलंका सरकार ने जाफना द्वीप की नाकेबंदी करवा दी कि जहां तमिल लोग रहते हैं उन लोगों तक खाने पीने की चीज़ भी ना पहुंचाई जाए, तड़प कर भूख से मर जाएंगे सभी। तो इतनी घिनौनी हरकत श्रीलंका की सरकार ने की। तो ऐसे में भारत चुप नहीं बैठ सकता था। भारत ने हवाई यात्रा के दौरान हवाई सहायता पहुंचाई, हवाई जहाज से तमिल लोगों तक सहायता पहुंचाई। और ये बात आपको पता ही होगा, किसी दूसरे देश में जाकर उनसे बगैर परमिशन लिए उनके लोगों को सहायता पहुंचाना, ये श्रीलंका को ठीक नहीं लगा। तो ऐसा करने से भारत और श्रीलंका के रिलेशन क्या हो गए, खराब होने लगे।
तो तमिल समस्या भी एक मुख्य समस्या बनी रही है और अभी भी है। एक पॉइंट याद रखना, आप दूसरा पॉइंट ये बता सकते हो कि भारत और श्रीलंका के संबंध पहले भी बहुत अच्छे थे। ये हम 1955 से देख सकते हैं। 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया में। तो भारत और श्रीलंका ने एक दूसरे का सहयोग किया था। यानी कई ऐसे पहले मौके रह चुके हैं जब भारत और श्रीलंका ने एक दूसरे की हेल्प की थी। ठीक है, तो अगर हम इतनी हेल्प पहले करते आए हैं बट अचानक से अब कई कारणों से दोनों के रिलेशन में क्या होने लगी है, मतलब तनाव आने लगा है। और एक बात याद रखना है, इस आदमी का नाम याद रखना आप, क्या नाम है इस आदमी का, JR जयवर्धने। ये 1978 से 1978 से 1989 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और लंबे समय तक JR जयवर्धने यूनाइटेड नेशनल पार्टी का मेंबर भी रह चुका है। और इसी के समय से, मतलब JR जयवर्धने इस पक्ष में नहीं था कि तमिल लोगों को बराबर अधिकार मिले या उनको भी अधिकार मिले, तो ये आदमी तमिल लोगों के खिलाफ था। तो इस राष्ट्रपति के टाइम पर ही श्रीलंका में क्या स्टार्ट हो गया, श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ये डेट आप देख सकते हैं। इस टाइम पर JR जयवर्धने ही श्रीलंका के क्या हैं, राष्ट्रपति थे। और वहाँ पर लंबे समय तक, लगभग 16 सालों तक वहाँ पर सिविल वॉर चलता रहा। सिविल वॉर का मतलब होता है एक ही देश के लोग एक तरफ, यानी एक ही देश के लोग 2 या 3 भागों में बट जाते हैं और एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं, हिंसक गतिविधियां करते हैं। तो श्रीलंका में एक तरफ तमिल लोग हैं, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंगली लोग हैं और बड़े लेवल पर खून खराबा हो रहा है। और सरकार केवल सिंगलियों का साथ दे रही है, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का साथ दे रही है। और याद रखना, अभी यहाँ पर एक पॉइंट ये वाला याद रखना जो आपके सामने दिखेगा, बट इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, उसको देखना पहले आप। ठीक है, देखिए दोबारा से मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये श्रीलंका में जो इस टाइम पर वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, गोतबाया राजपक्षे, ये श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो गोतबाया राजपक्षे राष्ट्रपति कैसे बने? पहले ये गोतबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे एक समय था। देखो पहली बात तो ये दोनों भाई हैं, गोतबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई हैं। महिंद्रा राजपक्षे बड़ा भाई है और गोतबाया राजपक्षे छोटा भाई। और गोतबाया राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका का राष्ट्रपति है और पूर्व राष्ट्रपति कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे बड़ा है, गोतबाया राजपक्षे छोटा है। गोतबाया राजपक्षे सेना में नौकरी भी कर चुका है। महिंद्रा राजपक्षे कई बार राष्ट्रपति बन चुका है। जब महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति थे उस टाइम पर महिंद्रा राजपक्षे ने गोतबाया राजपक्षे को, यानी अपने छोटे भाई को, रक्षा मंत्री बना रखा था। विपक्ष के नेता गोतबाया राजपक्षे। विपक्ष के नेता क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल में अराउंड लगभग 2019 के आसपास जब चुनाव हुए तो गोतबाया राजपक्षे की सरकार बनी। पर यही गोतबाया राजपक्षे वही आदमी है, जब महिंद्रा राजपक्षे की सरकार थी तो गोतबाया राजपक्षे ने बहुत सारे तमिलों को मरवाया। ये तमिल लोगों का हत्यारा है गोतबाया राजपक्षे, और ये आज क्या बन गया है, राष्ट्रपति बन गया है। तो आज श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं वो डरे हुए हैं, यार ये गोतबाया राजपक्षे ये तो हमारे पक्ष में फैसला नहीं लेगा। जब गोतबाया राजपक्षे चुनाव लड़ रहा था, जब गोतबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बनना चाहता था, तो इसके खिलाफ चुनाव कौन लड़ रहा था? गोतबाया राजपक्षे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला आदमी का नाम था साजिथ प्रेमदासा।
जब ये गोतबाया राजपक्षे चुनाव लड़ा उस टाइम पर गोतबाया राजपक्षे की तो सरकार नहीं थी, ये तो विपक्ष में था। उस टाइम पर सरकार साजिद प्रेमदासा की ही थी। इसके पिता रणसिंगे प्रेमदासा, भाई साजिद प्रेमदासा के पिता कौन है? रणसिंगे प्रेमदासा। रणसिंगे प्रेमदासा की हत्या किसने की थी? रणसिंगे प्रेमदासा की हत्या हो चुकी है, लिट्टे ने उसकी हत्या करी थी। लिट्टे एक ऑर्गेनाइजेशन है तमिल लोगों का, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा बाद में। तो याद रखना, रणसिंगे प्रेमदासा की हत्या हो चुकी थी और राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार कौन थे? साजिद प्रेमदासा। पर जनता ने गोतबाया राजपक्षे को चुना, ज्यादा वोट दी, और साजिद प्रेमदासा को कम वोट दी। साजिद प्रेमदासा की पार्टी का नाम क्या था? न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है ना। तो मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं, अब लिट्टे अगर रणसिंगे प्रेमदासा की हत्या कर रही है तो जाहिर सी बात है जो तमिल लोग हैं ना तो वो साजिद प्रेमदासा को पसंद करते हैं ना वो गोतबाया को पसंद करते हैं। ठीक है। अब यहां पर दोबारा से एक पॉइंट देखेंगे ध्यान से। करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? गोतबाया राजपक्षे, जो मैंने अभी बताया। मैंने ये भी बताया था गोतबाया राजपक्षे किसका भाई है? महिंद्रा राजपक्षे का भाई है। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका कौन है? भाई वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो श्रीलंका है उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे। तो महिंद्रा राजपक्षे जो है, अब सोचिए यार, ये महिंद्रा राजपक्षे तो पहले प्रेसिडेंट रह चुका, राष्ट्रपति रह चुका है ना। और श्रीलंका की एक खास बात होती है, श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर कम होती है, राष्ट्रपति के पास पावर ज़्यादा होती है। और हुआ क्या, अब गोतबाया राजपक्षे ने क्या किया, जैसे ही अपने भाई को, अपने बड़े गोतबाया राजपक्षे ने अपने भाई महिंद्रा राजपक्षे को प्राइम मिनिस्टर तो बना ही दिया, साथ ही उसको ज़्यादा पावर भी दिलवाई। और जो बाद में विवाद का मुद्दा बना, वहाँ की न्यायपालिका ने कहा कि महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इसको ज़्यादा पावर नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका में जो मॉडल चलता है उस मॉडल के अनुसार राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर होती है, प्रधानमंत्री के पास कम पावर होती है, और प्रधानमंत्री को ज़्यादा पावर देना ठीक नहीं है। तो महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी का नाम क्या है? ये बात याद रखो, इनकी पार्टी का नाम है श्रीलंका पोदुजना। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एस, ये एस हो गया, लंका से एल, और पोदुजना से पी, और परामुना से पी, शॉर्ट में बोलेंगे SLPP। SLPP नाम है इस पार्टी का। और रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशनल पार्टी, UNP। ठीक है। तो एक अलग नेता है ये, इसका भी नाम याद रखना और इसकी पार्टी का नाम भी याद रखना। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे आप गौर फरमाएं। भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है, कच्चा थीवु द्वीप, थीवु आइलैंड है। और ये आइलैंड, ये भारत का मैप दिख रहा होगा, ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा द्वीप, बस इतना याद रखो, कच्चा द्वीप, ये जो आइलैंड है, इसको लेकर काफ़ी टाइम तक भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद रहा। भारत कहता था कि ये जो द्वीप है ये हमारा है, और श्रीलंका कहता था कि ये द्वीप हमारा है। ठीक है। हालांकि बाद में मतलब ये मान लिया गया कि हाँ भाई इस द्वीप पर श्रीलंका का ही कब्जा है, और उसके बाद से ये झगड़ा समाप्त हो गया। एक बात याद रखना है कि राजीव गांधी मरे थे, डेथ हो गई थी 1991 में। राजीव गांधी की डेथ कब हो गई थी? 1991 में। ठीक है ना। और प्रभाकरन कब मरे थे? 2009 में। अब ये प्रभाकरन कौन थे ये सब बताया जाएगा आपको। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, जब श्रीलंका में सिविल वॉर, देखो श्रीलंका में सिविल वॉर का एंड कब होता है? 2009 में। जैसे ही प्रभाकरन मर जाता है, श्रीलंका में सिविल वॉर एंड हो जाती है। यानी सिविल वॉर करने में, यानी जो तमिल लोग हैं, तमिल लोगों की तरफ से नेता कौन थे? प्रभाकरन। हुआ क्या था कि जो
भारत की सेना है, भारत की जो सेना है, राजीव गांधी के कहने पर भारत की सेना श्रीलंका में गई थी। श्रीलंका में क्या करने गई थी? इंडिया पीस कीपिंग फोर्स। मतलब हुआ क्या था, ये जो प्रभाकरण है जो 2009 में मर गया था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था तमिल लोगों को। इसका कहना ये था प्रभाकरण का, जो तमिल लोगों के साथ भेदभाव किया गया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हिंसा का सहारा ले रहे थे प्रभाकरण। तो फिर भारत की तरफ से राजीव गांधी ने भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी थी। तो एक टाइप से ये चीज़ प्रभाकरण को अच्छी नहीं लगी। प्रभाकरण तो ये चाहेगा ना कि भारत सरकार आए और मेरी हेल्प करे। तो ऐसे में एक पॉइंट याद रखना, जब ये भारत की शांति सेना जाएगी तो एक तरफ से तमिल लोग मारेंगे, एक तरफ से भारतीय सेना मारेगी। हालांकि भारतीय सेना तो शांति स्थापित करने गई थी, बट जब तमिल लोग अटैक ही करने लगेंगे तो भारतीय सेना को भी अटैक करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा, जब भारतीय सेना गई थी तो जब ये भारतीय सेना जाएगी, अब हालांकि भारतीय सेना गई कब थी, मतलब 1991 में तो राजीव गांधी की हत्या हो जाएगी। तो भारतीय सेना को भेजा गया था 1987 में, और भारतीय सेना वहाँ पर कब तक रही थी? जुलाई 1989 तक। लगभग 2 साल भारतीय सेना श्रीलंका में रही। पूरी सेना नहीं, जितना भेजा गया था उतना। इस शांति सेना को शॉर्ट में बोलते हैं IPKF। ये बात याद रखना, I से इंडिया, P से पीस, K से कीपिंग, F से फोर्स, IPKF। ये बात याद रखना, IPKF। जब भारतीय सेना 1987 में गई, यानी जब 2 साल भारतीय सेना रही तमिलनाडु में, और तो इसको तमिल लोगों से लड़ना पड़ा, मजबूरी हो गई। और जब ये दोनों आपस में लड़े, इसके कारण क्या हुआ, 1200 इंडियन सोल्जर्स मारे गए और 5000 श्रीलंका के जो लोग हैं, खासकर जो तमिल लोग थे, वो मारे गए। अब एक पॉइंट ये भी याद रखना, टू disarm the liberation tigers of Tamil टाइगर्स और अदर तमिल फोर्सेज। मतलब हमारी सेना वहां पर गई क्यों थी? जो प्रभाकरण था, जितने भी तमिल लोगों ने, जितने भी अपने संगठन बना रखे थे, जिन्होंने हथियार उठा रखे थे, उनको हम टू disarm द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जितने भी तमिल लोगों ने हथियार उठा रखे थे, हम उनको ये कहने गए थे, भाई जो काम शांति से हो सकता है उसको तुम हथियार उठा के अशांति मत फैलाओ। तो मेरी नज़र में या ज़्यादातर लोगों की नज़र में एक गलत कदम माना जाएगा कि वहाँ के तमिल लोग इसको क्यों पसंद करेंगे। श्रीलंका के तमिल लोग सोचेंगे, जब हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो यहाँ पर भारतीय शांति सेना, रक्षा सेना का भेजने का अर्थ क्या है। अब एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे आगे, स्पेशल नोट के तहत आएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ए यूनिटरी स्टेट। भाई जो श्रीलंका है वो किस टाइप का कंट्री है? डेमोक्रेटिक तो है ही, रिपब्लिक भी है। वो डेमोक्रेटिक भी कंट्री है, रिपब्लिक भी है। वो जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और रिपब्लिक भी है। ए यूनिटरी स्टेट है। यूनिटरी स्टेट का मतलब है राज्यों को पावर नहीं दे रखी, सारी पावर केंद्र सरकार के पास है, और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपना रखा है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि ज़्यादा पावर राष्ट्रपति के पास होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ पावर हालांकि प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, पर सबसे ज़्यादा पावर श्रीलंका में राष्ट्रपति के पास ही है। मिक्सचर ऑफ ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये लगा लो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा पावर होती है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति के पास पावर होती है, और इन्होंने दोनों को मिक्स तौर पे अपना रखा है। द प्रेसिडेंट बिकम द हेड ऑफ स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है स्टेट का, एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, एंड द प्राइम मिनिस्टर बिकम इन नॉमिनल पोजीशन। और नाम मात्र की पावर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं।
Under the current constitution of Sri Lanka, the PM is the leader of cabinet business and also functions as a deputy to the president. तो यहाँ पे बताया गया है अंडर द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका द पीएम इज द लीडर ऑफ कैबिनेट बिजनेस एंड ऑल्सो फंक्शंस एज ए डिप्टी टू द प्रेसिडेंट, यानी एक टाइप से सेकेंडरी रोल प्ले करेगा प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट टॉप रोल प्ले करेगा कौन? प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट एक पढ़े हैं आप इसको जरूर। इन 1973 Tamil party's call for regional autonomy was replaced with the demand for a separate state। मतलब पहले जितनी भी तमिल पार्टी थी, तमिल लोगों की जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी, उनकी पहले एक डिमांड थी। क्या डिमांड थी उनकी? तमिल पार्टीज कॉल फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। पहले वो कहती थी यार हमारा एरिया, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे, तमिल वाले एरिया वाले लोग जो श्रीलंका में रहते थे वो कह रहे थे हमें अलग देश नहीं बनाना चाहते अपने एरिया को, बट वॉज रिप्लेस्ड विद द डिमांड फॉर ए सेपरेट स्टेट। बाद में 1973 में उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर, 1973 से पहले तो वो लोग कहते थे कि जिस एरिया पर तमिल लोग रहते हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाए, बट 1973 के बाद वो लोग ये कहने लगे कि यार हमारे लिए एक अलग देश होना चाहिए, तमिल ईलम। और उस प्रदेश को इन्होंने क्या बोला? तमिल ईलम। ईलम क्या होता है? ईलम इज ए एंशिएंट तमिल नेम फॉर श्रीलंका, यानी प्राचीन समय में, यानी एंशिएंट समय में श्रीलंका का नाम क्या था? ईलम इज द एंशिएंट तमिल नेम, यानी प्राचीन समय में तमिलनाडु में श्रीलंका को ईलम बोलते थे, इसलिए नाम रखा गया। 2 years later in 1975 ऑल तमिल पॉलिटिकल पार्टीज मर्ज्ड एंड बिकम नॉन। और बाद में क्या हुआ? 1975 में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी वो सारी मिल गई और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, यानी इसको शॉर्ट में बोलेंगे तमिल से टी, यूनाइटेड से यू, लिबरेशन से एल, फ्रंट से एफ। तो तुल्फ नाम की एक पार्टी बनी, तुल्फ, TULF, तुल्फ पार्टी 1975 में बनी और लगभग सभी जो तमिल पार्टियां थी छोटी छोटी सबको मिलाकर ये बनी है। ठीक है, तो आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट। अब आपसे कोई ये पूछा जाए गिरमिटिया इंडियंस क्या होते हैं? वो इंडियंस जो विदेशों में गए थे काम करने, मजदूरी करने, कोई गन्ने के खेत में, कोई मतलब चाय के खेत में काम करने, जो अंग्रेजों द्वारा भेजे गए थे, जितने भी लोग थे उनको गिरमिटिया इंडियंस कहा जाता है। ठीक है, लिट्टे का जिक्र पहले आया था एक बार, उसके बारे में सुन लीजिएगा। लिट्टे की फुल फॉर्म होती है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी तमिल ईलम की मांग करने वाले। तमिल ईलम एक अलग देश होना चाहिए, ये मांग करने वाले जो लोग थे उनको इन्होंने क्या कहा? टाइगर्स। वो अपने आप को बोल रहे हैं टाइगर्स है, टाइगर्स। ठीक है ना, इसलिए नाम रखा गया है लिट्टे। लिट्टे वाज डिफीटेड मिलिटरीली बाय श्रीलंका। अब होता क्या था, लिट्टे को मानने वाले जितने भी लोग थे और एक तरफ थी श्रीलंका की सरकार, उनमें कई बार क्या होती रहती थी, वॉयलेंस एक्टिविटी, मार काट वाली बातें उनमें होती रहती थी। लिट्टे वाज डिफीटेड, लिट्टे को हरा दिया गया मिलिट्री। लिट्टे वाज डिफीटेड मिलिट्रीली, भाई मिलिट्री के द्वारा लिट्टे को हरा दिया गया। और कहाँ की मिलिट्री के द्वारा? श्रीलंका की मिलिट्री सेना के द्वारा उसको हरा दिया गया 2009 में। द लीडर वाज, लिट्टे का जो मेन लीडर कौन था? वी प्रभाकरन। लिट्टे वॉज इस्टाब्लिश्ड, लिट्टे पार्टी कब, लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? ये बात याद रखना, 1976 में बना था। अरे ऐसे याद रखो, 1975 में भारत में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तो अगले ही साल यानी और अगले ही साल 1976 में यहाँ पर लिट्टे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, वीलू पिल्लई प्रभाकरन। शॉर्ट में याद रखो वी प्रभाकरन। और ये भी याद रखना पॉलिटिकल पार्टी है तुल्फ, मैं समझा चुका हूँ।
और तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट तुल्प पार्टी 1972 में बनी। सोचिए 1972 में बनती है ये पार्टी और 1976 में बनता लिट्टे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये तुल्फ नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, ये संगठन श्रीलंका का विभाजन नहीं चाहता। हालांकि पहले जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी, तमिल पार्टियां, वो सारी कहती थी कि तमिल इलम के नाम से अलग देश बनना चाहिए। बट जब वो सारी छोटी छोटी पार्टियां आपस में मिल गई तुल्फ के नाम से, तो फिर तुल्फ का जो विजन है वो चेंज हुआ। और तुल्फ का कहना ये है कि हम श्रीलंका से अलग देश नहीं बनाना चाहते, हम श्रीलंका में ही रहकर बस अधिकार मांग रहे हैं। और ये जो तुल्फ पार्टी 1972 में बनी थी। भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ और भी बातें हैं जो विवाद का मुद्दा हैं। चीन श्रीलंका के लिए हथियारों की आपूर्ति करता है, ये बात याद रखना, ये पॉइंट भी याद रखना आप, कि जो चाइना है वो क्या करता है, चीन श्रीलंका के लिए हथियारों की आपूर्ति करता है। यानी श्रीलंका को हथियार प्रोवाइड कौन करवा रहा है, चाइना करवा रहा है। ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। इस बात के कारण भी भारत और श्रीलंका में तनाव बनेगा। मछुआरों का मुद्दा भी श्रीलंका और भारत के बीच का मुद्दा है। कई बार मछुआरे वगैरह होते हैं, मतलब उन मछुआरों को लेकर, जैसे हमारे एरिया में मछली क्यों पकड़ रहे हो, तुमने हमारे एरिया में मछली पकड़ ली, इस टाइप के मुद्दे भी, छोटे मुद्दे भी भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का मुद्दा कई बार बनते हैं। पाक जल संधि और गल्फ ऑफ मन्नार का जल क्षेत्र और उसका प्रयोग भी विवाद का विषय है। तो जैसे आपको ये पता होगा, जैसे भारत है और ये श्रीलंका है, ये बीच में राम सेतु पुल है, तो यहाँ वाला, ये वाला जो एरिया है ये तो हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार, और ये वाला जो एरिया है ये है पाक जल संधि। तो यहाँ कौन किसका, मन्नार की खाड़ी का प्रयोग कौन कितना करेगा और पाक जल संधि का प्रयोग कौन कितना करेगा, इस बात को लेकर भी दोनों में झगड़ा रहता है। और ये मैंने पहले बताया भी था, कच्चा तीवू द्वीप दोनों देशों के बीच में विवाद का लंबे समय से मुद्दा रहा है। और मैंने बताया था बाद में कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को ही दे दिया गया और मुद्दे को मतलब शांत किया गया। राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे की जो सरकार को चीन की तरफ झुकाव वाली सरकार माना जाता है। ये कहा जाता है कि जो राजपक्षे वाली सरकार है उसको, और राजपक्षे जो पहले हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं श्रीलंका के, और उसका जो भाई है गोतबाया। अब ये गोतबाया भी क्या है, गोतबाया भी फिर अपने भाई की विचारधारा पे चलेगा। तो इसलिए ये डर बना हुआ है कि श्रीलंका का जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है वो अपने बड़े भाई राजपक्षे के तरीके से चलेगा और चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करेगा और भारत को कम सपोर्ट करेगा। बट कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। गोतबाया जो अब वर्तमान में, गोतबाया राजपक्षे जो वर्तमान में श्रीलंका का राष्ट्रपति बना हुआ है, अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई उसने भारत से ही की थी। तो कई लोग कहते हैं कि ये इस बात की भी शर्म वो रखेगा और भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। ये लास्ट पॉइंट पढ़िएगा। चीन के विस्तारवादी और व्यापारिक रवैये ने भारत अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। और हालांकि भारत श्रीलंका को कई बार बताता रहता है कि यार ये चाइना के साथ जब कोई संबंध बनाओ ना, काफ़ी सोच समझ के बनाया करो, क्योंकि चाइना एक विस्तारवादी देश है जो दूसरे देशों पर कब्जा करने की इच्छा हमेशा रखता आया है और व्यापारिक रवैया रखता है। और व्यापार में भी वो आपको आपके ऊपर मोनोपोली स्थापित करने के विचार रखता है। फिर ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका जाने वाले पर्यटकों में से हर 5 में से एक भारतीय है। ये बात याद रखना भाई। श्रीलंका जाने वाले जितने भी पर्यटक हैं, मान लो 5 आदमी मान लो श्रीलंका टूर पे गए, तो दुनिया के मान लो 5 आदमी श्रीलंका टूर पे गए तो उनमें से एक भारतीय आदमी जरूर होगा। यानी बहुत सारे लोग हैं टूर पे जाते हैं श्रीलंका भारत के। भारत आने वाले पर्यटक देशों की सूची में से भारत आने वाले पर्यटक देशों की सूची में शीर्ष 10 देशों में श्रीलंका शामिल है। यानी भारत के भी बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं जो श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका के भी बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं जो भारत में आते हैं। ठीक है, तो जो दोनों के बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। शेपा पर भारत और श्रीलंका दोनों ने हस्ताक्षर कर चुके हैं। शेपा के बारे में अलग से बताएंगे आपको एक भाई, ट्रेड को लेकर क्या एग्रीमेंट हो चुका है। तो इन दोनों को लेकर भारत श्रीलंका दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं, यानी इस बात को लेकर दोनों में एक मत है।
श्रीलंका छात्रों को छात्रवृत्ति देती है भारत सरकार। भारत सरकार कई बार क्या है, श्रीलंका का कोई स्टूडेंट जब भारत पढ़ने आता है तो भारत सरकार उसको स्कॉलरशिप भी देती है। चीन का श्रीलंका से बढ़ता दबदबा। अब जो चीन है उसका श्रीलंका में दबदबा थोड़ा बढ़ रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चीन कर रहा है श्रीलंका में भारी निवेश, तो चाइना क्या कर रहा है, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का एक बंदरगाह है। हम्बनटोटा, जैसे ये मान लो ये भारत है और ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका की यहाँ पर एक बंदरगाह है और उस बंदरगाह का नाम है हम्बनटोटा। तो हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना को सौंपा है। हम श्रीलंका का एक बंदरगाह है हम्बनटोटा और श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को सौंप दिया है। श्रीलंका सरकार ने चाइना को 99 वर्षों के लिए दिया है हम्बनटोटा बंदरगाह। अब सोचिए, हम्बनटोटा बंदरगाह अगर श्रीलंका को मतलब चाइना को दिया जाएगा तो भारत की तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इन बातों को अच्छे से याद करें, बाकी बातें आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी। ठीक है डियर। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो इन बातों के साथ ही भारत और श्रीलंका का संबंध समाप्त होता है। बाकी अलग देशों के साथ भारत के क्या संबंध है वो भी आपको अलग से पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।